टैरिफ वॉर के बीच में ये बातचीत बहुत अहम मानी जा रही है। टैरिफ वॉर के बीच में ये बातचीत बेहद अहम है। टैरिफ वॉर के बीच मोदी पुतिन में बातचीत। नरेंद्र मोदी ने पुतिन को दिया निमंत्रण। भारत रूस शिखर सम्मेलन के लिए निमंत्रण भेजा। भारत रूस शिखर सम्मेलन के लिए नरेंद्र मोदी ने पुतिन को दिया निमंत्रण। ये बातचीत ये बहुत जरूरी है। जिस समय पर यह बातचीत हो रही है वो समय बहुत जरूरी है। और कूटनीति में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो यूं ही होता है, बेवजह होता है। उसके मायने होते हैं, बड़े गंभीर मायने होते हैं। आइए उनको समझते हैं। मेरे साथ जनरल मेजर जनरल के सिन्हा यहाँ पर मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। गुड इवनिंग, जय हिंद। थैंक यू। सर ये क्या चल रहा है सर? देखिए दिनेश जी, जिस तरह से परिस्थितियां क्षण पर क्षण बदल रही है, बड़ी तेजी से बदल रही है। बहुत तेजी से बदल रही है। और जो रूपरेखा निकल के आ रही है आरआईसी की, हम जब बात करते हैं, और जो न्यू ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर का जो एक ऐसा लगता है कि जस्ट वो निकलने ही वाला है। और देखिए ये परिस्थितियां जो बनी हैं इसमें ट्रम्प साहब का बहुत बड़ी उनका एक पर्सनल लेवल पे है। और देखिए मोदी ने कह दिया है, अपनी रेड लाइन खींच दी है। उन्होंने पब्लिकली इसको डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा है कि भारत में जो कृषि का क्षेत्र है खास करके, और जो दूध उत्पादन है और मछुआरे की क्षेत्र में, उन्होंने कहा कि हमारा पर्सनल लॉस होगा, मगर तो ये तो रेड लाइन है, इससे तो पीछे कोई जा नहीं सकता। अब सारा डिपेंड करता है क्या ट्रम्प साहब पीछे हटेंगे। ये जो टैरिफ की उन्होंने एक ऑफेंसिव चलाई हुई है, तो ये तो नहीं हो सकता। ये उनका डील का आर्ट तो हो नहीं सकता। ये कुछ पर्सनल है जो कि खुल के सामने बार बार मुनीर को बुलाना, वहां पर कुछ भारत के अगेंस्ट में षड्यंत्र करना। और देखिए ये आरआईसी, मुझे लगता है इट इज द रियलिटी। RIC is no more a fantasy. RIC is the reality. It is taking shape very fastly. ये अगर जनरल सिन्हा कह रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर देने वाला है। और भारत में अगर ये ड्रैगन और हाथी भारत का रिप्रेजेंटेशन और ड्रैगन उधर चाइना का रिप्रेजेंटेशन, अगर ऐसा हो गया तो वाकई ये अमेरिका के लिए दहला देने वाली खबर होगी। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान की एक और दगाबाजी की पोल खोली। ईरान के खिलाफ मोसाद का दे रहा है साथ। ईरान में तख्ता पलट की साजिश में शामिल पाकिस्तान के रास्ते मोसाद भेज रहा है। पाकिस्तान के रास्ते मोसाद को भेजा जा रहा है हथियार। देखिए आपको ये भी मालूम है कि जब ईरान के ऊपर अटैक हुआ था तो पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दिया था। आप ये भी जानते हैं कि रिकॉग्नाइज करने की दिशा में इजराइल को आगे बढ़ रहा है पाकिस्तान। आप ये भी जानते हैं बीच बीच में उम्मा का एक छलावा कायम रखने के लिए ईरान के साथ ये दिखाते हुए कि हम भी उसी मजहब के मानने वाले हैं, कुछ ऐसी बातें कह दी जाती हैं जिसमें उनको अपना हथियार बनाने का, परमाणु हथियार बनाने का पूरा अधिकार है, वगैरह वगैरह बयान दे दिए जाते हैं। लेकिन असलियत क्या है वो ये खबर दिखाने वाली है। मोसाद को मदद कर रहा है पाकिस्तान। अब ईरान को और क्या चाहिए ये पता करने के लिए कि तो आस्तीन के सांप हैं। देखिए ये दोहरी नीति जो पाकिस्तान खेलता है, क्या ये खेल पाएगा, न खेल पाएगा। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि जो पाकिस्तान में आसिम मुनीर बहुत मदद कर रहे हैं और ईरान के गेम में, उन्होंने ओपनली कहा। तो ये जो खबर निकल के आई है कि क्या मदद कर रहा है, ऐसा लगता तो है। मगर देखिए पाकिस्तान में अभी पजेश्कियान साहब आके गए, बहुत सारी 12 डीलें हुई उनके बीच में। इसके बीच में ये भी खबर आ रही थी कि ये कहते हैं, ईरान की खबर, अयतुल्लाह अल खमेनी की ये बात है, वो कहते हैं कि यदि इजराइल कुछ करेगा तो इजराइल के ऊपर में पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर मार सकता है। ये भी बात कर आई है। तो ये क्या डबल गेम, और मेरे ख्याल से यदि ये खेल रहे हैं तो ये डेंजरस गेम, ये डेंजरस। ना तो आप घर के रहेंगे ना घाट में, बार बार बोलता हूँ, ना घर। चाइना नहीं छोड़ेगा फिर। चाइना यदि ये, क्योंकि वो ईरान के लिए है, रशिया उधर है, और जिस तरह से रीसेटिंग हो रही है, तो यही होता है, जो धोबी का कुत्ता होता है ना, घर का ना घाट का होता है। ये आप लेके चलिए, आप यू आर ट्राइंग टू राइड, कहते हैं ना, हाई राइड को आप ट्राइड पे। ईरान के सामने रहस्य उद्घाटन हो भी गया जी कि पाकिस्तान दोगलापन कर रहा है। फिलहाल क्या पाकिस्तान को वो धमकाएगा, कहेगा ये क्या है, या क्योंकि अभी बड़े दुश्मन सामने हैं, अमेरिका सामने है, इजराइल सामने है, तो फिलहाल जैसा भी है पाकिस्तान के साथ निभाएगा। देखिए एक चीज आप ये देखिए, पाकिस्तान को उम्मा के अंदर में कोई मुस्लिम देश उसको नहीं मानता है कि इवन दे आर मुस्लिम, अदर देन द न्यूक्लियर थिंग विच दे हैव गॉट। यदि वो आ रहे हैं गन में,
एक तो चाइना के साथ खेलते हैं, और एक चीज बात अभी जो खुल के आ रही है, RIC आज ये आती है, तो देखिए मैं इशारों में आपको बताता हूँ। उसमें POK की बात आ रही है, ताइवान की, यदि आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, ताइवान के ऊपर में बात चल रही है, POK ताइवान मिड इन इंडिया। और प्रधानमंत्री मोदी जो जा रहे हैं, खास करके 31 इसी महीने के 31 और 1 तारीख को वहाँ होंगे, और उसके पहले शायद ये लिखिए पुतिन साहब यहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि इन्विटेशन आई है। सर ये और खुल के आप बता सकते हैं क्या, ताइवान को और POK को लेकर RIC अगर शेप ले रहा है तो क्या बात चल रही है? इशारों में सर ये मैं इतनी ज्यादा नहीं बोल सकता, इतना एक्सप्लिसिट होकर नहीं बोला जा सकता, मगर है ये चीज है, ये चीज। और ये यदि रेसिस्ट करना है, चाइना को रेसिस्ट करना है, को अपने दर्शकों को और थोड़ा खुलकर बता देता हूं। सर चाइना ने अभी ये कहा है, चाइना के एक बड़े अधिकारी ने ये बात कही है कि चाइना की कीमत पर पाकिस्तान अमेरिका के साथ कुर्बत नहीं बढ़ा सकता। ये जो विल्ड थ्रेट है अपने आप में बता देती है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अगली खबर देखिए, नेतन्याहू ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इजरायली हथियारों के इस्तेमाल की तारीफ की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इजरायली उपकरणों ने अच्छा काम किया। हार्पी ड्रोन, स्काई स्ट्राइकर, बराक 8 मिसाइलें दागी गई थीं। ईरान ने सर वो करगिल का युद्ध हो या इस दौरान जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ये इजराइल ने हमेशा ये दिखाया है कि भारत के लिए वो कितना मजबूत सहयोगी है, और उसके हथियारों ने भारत को और उसके फोर्स को मल्टीप्लाई करने का काम किया। देखिए मेरा पहला मानना था जब हम रहते थे रशिया से, उसके बाद मोस्ट रिलायबल यदि हमारा डिफेंस पार्टनर है तो इजराइल, मगर बीच में हमारे साथ वो भी आ गया, फ्रांस भी आ गया, अमेरिका भी घुसा, बाद में घुसा है अमेरिका इजराइल के। ये 4th है आज के दिन में, 4th पोजीशन में है जो दिन। मगर चीजें देखिए, हेरॉन की आपने सुने, अभी तो बात हो रही है दूसरे मिसाइल स्काई स्काइपर जो यूज हुआ है। स्काई स्काइपर एक लॉटरिंग म्यूनिशन है, इसका यूज हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ठीक है। बराक 8 का यूज हुआ है, और नेवी के पास में है, और हमारे एयरफोर्स वो भी एयर टू एयर मिसाइल, वो सरफेस टू एयर मिसाइल है, उसका यूज हुआ है। उसके अलावा आपने एक नया मिसाइल का यदि नाम सुना होगा जो उनको रडार को मारता है, हार्पी, उसको कोई हेरॉन के, और हेरॉन तो सर्वेलेंस करती है, ये तो रडार सीकर है। अच्छा। ये उसका 9 घंटे तक वो हवा में रहता है, इसका यूज हुआ है। जो आपने सुना ना MQ-9 का, जी MQ-9 को सिटिंग डक बना दिया, जिसको जो सिटिंग डक बनाया इसी ने कराया, और इसकी लॉटरिंग आज 9 घंटे की, 9 घंटे तक आसमान में मंडरा कर ये बताता रहता है कि कहां पर एयर डिफेंस काम कर रहा है दुश्मन का, और फिर उसको हिट कर सकता है। हाँ, कामिकाजी है, और उसका इतना अच्छा है कि उसको आप वापस भी बुला सकते हैं यदि आप सोचते हैं आप। और इंडिया ने किया ये, दूसरे जगह तो ये बर्बाद हो जाती है। अच्छा। अगर यू कैन रीलॉन्च, अच्छा। उसके अंदर में जैसे गाड़ियों के अंदर में होती है ना, जब आपका लगता है स्ट्राइक होती है तो बैलून खुल जाते हैं, तो ये बैलून से लैंड कर जाता है। तो आपने ये इंडिया ने किया है, क्योंकि बेंगलोर में इसका प्रोडक्शन चल रहा है। अच्छा। और जो हमारा आपने बराक 8 की बात की है, वो DRDO एंड इजराइल की जो एरोस्पेस कंपनी है, वो दोनों मिलकर बनाते हैं। तो ये है, देखिए, और ये इसीलिए जो एक जैसा सोचने वाले और जो आइडियोलॉजी के बेसिस पर जुड़े हुए, कहते हैं ना कई बार कि आइडियोलॉजी इज थिकर देन ब्लड। जब आइडियोलॉजी के बेसिस पर कोई दोस्ती होती है, सिर्फ नफे नुकसान के हिसाब से चीजें नहीं चल रही होती हैं, आइडियोलॉजी बीच में होती है, तो दोस्ती प्रगाढ़ होती है। अगली खबर देखिए, अजरबैजान को पाकिस्तान से मिलेंगे JF-17 विमान। 40 JF-17 के लिए 4.6 अरब डॉलर का समझौता। JF-17 से अजरबैजान की वायु शक्ति बढ़ेगी। आर्मेनिया की भारत के सुखोई 30 MKI पर नजर है। ब्रह्मोस मिसाइल के साथ सुखोई 30 MKI बेहद खतरनाक है। आर्मेनिया को पावरफुल बनाना मतलब अजरबैजान के लिए एक तरीके से ये खतरे की घंटी है। और अजरबैजान वो मुल्क है जिसको सबसे पहले दुनिया में अगर मान्यता दी थी तो पाकिस्तान ने मान्यता दी थी। और आपको ये भी बता दूं कि कश्मीर के संदर्भ में जब कभी पाकिस्तान अपना राग अलापता है तो साथ में डफली लेकर अजरबैजान भी आने का काम करता है। तो आर्मेनिया को पावरफुल बनाकर भारत क्या संदेश दे रहा है सर? सिंपल है, देखिए उधर अजरबैजान है, इधर आर्मेनिया है, नकारों काराबाग के ऊपर में, इनके बीच में तो आज भले ही अगर रशिया का थोड़ा सा बीच में, मतलब जिस तरीके से आर्मेनिया से उसने अपने हाथ एक तरीके से पीछे खींचे, अगर वो नहीं हुआ होता तो नागोर्नो काराबाख में एक तरीके से जो डोमिनेंस अजरबैजान को मिल गया, क्या वो तस्वीर जुदा होती? एब्सोल्युटली। देखिए इसमें टर्की का भी एक है कि ने जिस तरह से उसको अजरबैजान को आपको चीजें दी, और खास करके जो आपने अभी
17 की बात कर रहे हैं, जो कि जॉइंट प्रोडक्शन है और पाकिस्तान में हो रही है। 52% तो चाइना उसको देता है सामान, अबाउट 48% तो यही कर रहा है, और उसके 30 तो बन चुके हैं जो पाकिस्तान आदि, और वो वहाँ पर उसके लिए उनकी समझौता, ये समझा 40 वो मांग रहे हैं, ये तो हो गई, डील तो हो चुकी है 4.6 की। देखिए इसके अंदर में जो एवियोनिक्स है अभी J-17 का, वो आपको टर्की दे रहा है और इंडोनेशिया भी मांग रहा है 36 ऑफ देम। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और देखिए जो J-17 खास करके ब्लॉक 3 है, ब्लॉक 3 है, इसके पहले ब्लॉक 4 है, मतलब ये ज़्यादा एडवांस्ड है। ये जो चीज़ें बन रही हैं, ये एक तो खतरे की घंटी थी भारत इसके लिए बहुत ही है, उसके कारण हम SU-57 ये मोरलेस इट इज थ्रू, तो हमारे गए हैं यहाँ पर, तो हमारे NSA साहब, हाँ उसके साथ थ्रू कोई 57 लगभग आ गया, ये समझ लें हम। ये आप ले लीजिए, वो के पैसे की बात हो रही है और इंडियन रुपीस में खरीद रहे हैं हम, इंडियन रुपीस में। तो वो जो F-35 वाले अरमान थे, क्या वो आंसू में बह गए? बह गए आंसू में। PI-81 बह गए, वो तो रद्द कर दिया, कल ही रद्द हुआ है। आपने PI-81 जो था हमारा नेवी के लिए, हम जो सर्वेलेंस ड्रोन थे, उसको कह दिया कि आप 25% बढ़ा रहे हैं, तो दाम तो उसकी बढ़ जा रही है। अच्छा, लेकिन ये ट्रंप बीच बीच में इशारा करते हैं, जैसे उन्होंने टैरिफ, सेकेंडरी सैंक्शन, ये सब करके भारत को एक तरीके से बिदकाने का, नाराज करने का काम जो किया है, उसके बीच में ये भी कहते हैं नहीं भारत बहुत बड़ा राजनीतिक साझेदार है हमारा, और ऐसी कोई डिफरेंसेस नहीं है जो हम सुलझा नहीं सकते और दूर नहीं कर सकते हैं। ये क्या है सर, कैरेट एंड स्टिक? देखिए कैरेट एंड स्टिक है, जो कहते हैं ना डोनाल्ड ट्रंप तो एवरी टाइम वो बैकआउट हो जाते, चिकन आउट हो जाते हैं, बैकआउट हो जाते हैं, वो उनकी 8 की डील हो सकती है, मगर यहाँ पर बहुत पर्सनल हो चुका है। मोदी के साथ जो आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय बार बार कहने पे, और जब ये कनाडा में गए थे और मुनीर को बुलाया था, उस समय लास्ट बात हुई है उनकी, उसके बाद नहीं बात हुई है, और उन्होंने कह दिया था मैं दूसरे आदमी को बीच में नहीं ला सकता हूं इसके अंदर, और अभी भी बार बार कहते हैं। कोई कहता 28 बार बोल दिया, कहीं 30 बार बोल दिए, वो बोलते रहते हैं कि हमने करवा दिया। तो के सर, आप जिस तरीके से संभाल रहे हैं जनरल सिन्हा, और ये एयर मार्शल श्रीवास्तव, कल भी और आज भी इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। दर्शक ये पूछ रहे हैं आप कहाँ हैं, आइए जल्दी से। प्रतिशोध में आपका इंतजार काफी देरी से चल रहा है। और ये देखिए जरा, टैरिफ पर भारत को मिला इजराइल का साथ। टैरिफ वाले मसले में क्या कहा गया है इजराइल की तरफ से जो महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए। टैरिफ विवाद में समझौते के लिए उतरे नेतन्याहू। यरूशलेम में भारतीय राजदूत JP सिंह से की मुलाकात। भारत और अमेरिका के बीच गहरी दोस्ती। किसी भी समस्या का हल आसानी से निकाला जा सकता है, किसी भी समस्या का हल आसानी से निकाला जा सकता है। नेतन्याहू जब ये कह रहे हैं तो इसके मायने क्या समझना चाहिए? क्या ट्रंप ने जो करना था वो कर लिया? उनको ये लग रहा है कि यार मैंने भारत के साथ लगता है गलती कर दी है, तो RIC बनने की तरफ बात जा रही है। एक काम करता हूँ, नेतन्याहू साहब शायद हो सकता है मोदी से कहें तो वो सुन लें, क्योंकि मेरा फोन तो इस समय उठाएंगे नहीं, इसलिए हो रहा है क्या सर ये? बिल्कुल सही दिनेश, इस वक्त जो जिस तरह का उन्होंने कर दिया, लेकिन ट्रंप के बारे में एक ही बात कह सकता हूँ, विनाश क्या कहते हैं उसको? हाँ बिल्कुल विपरीत बुद्धि, वही वाला हाल है ट्रंप का। और पूरे ये अपने साथ अमेरिका को डुबो रहे हैं। $1 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है उनके जो पूरे मार्केट में, और इस तरह का नुकसान लाने में इनका क्या फायदा है? सीपेक लाइन बंद होने के चांसेस हो रहे हैं। अगर वो नहीं जाएगी कजाकिस्तान से, तो यूरोपियन जो कंट्रीज अपने आप में लेती थी गैस ऑयल, उनका क्या होगा? तो सब मिला जुला के नेतन्याहू एक ऐसे साथी हैं। इजराइल हमारा हमेशा साथी रहा है, चाहे कोई वॉर रही हो, और हमारा मिलिट्री उनके साथ जो संबंध है, समझौता है, मैं भी कई बार इजराइल जा चुका हूँ, वो अटूट है, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि जो आपकी समस्या है वही हमारी समस्या है। तो वो हमारी समस्या एक है तो हम एक ही तरफ हैं। तो नेतन्याहू बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं इस चीज को उनको भी समझाने में, क्योंकि ट्रंप की तो वैसे चाल ही रही है। आपने देखा उन्होंने फरवरी में 10% लगाया चाइना के ऊपर, फिर मार्च में उन्होंने उसको 30% कर दिया, फिर अप्रैल में 54 हुआ, फिर 145 हुआ, फिर मई में जाके फिर वो अब जाकर के 30% पर है। तो ये जो उनकी नीति है कि हम लोगों को दबा करके, बुली करके, उनको छका करके, और पूरे विश्व पटल में कि मैं ही हूं और जो है वो मेरे नाम पे चलता है, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। तो ऐसा भी तो नहीं है, मान लीजिए इनकी इतनी दादागिरी, समझते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, बुली कर सकता हूं, तो ये दादागिरी कर ले, फिर दादागिरी पे कायम रहे ना, फिर पीछे कदम क्यों उठाते हैं? उसके लिए टाको आता है ना। अच्छा, हाँ, उसके लिए टाको वाला शब्द भी है। ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट। तो चिकन आउट को ये कह दीजिए कि ट्रंप ऑलवेज रिवर्सेस। उनका आर्ट ऑफ डील का मतलब ये है कि जब आप उस पे आए
जब आप आए टेबल पर तो आपके पास इतना प्रेशर हो कि जो सामने वाला कहे आप वो मान जाए, लेकिन उन्हें जाना नहीं। भारत जो है विश्व गुरु बनने की कल्पना रखता है। भारत में इस तरह की चीजों को समझाया गया है। हमारे पास कई महाभारत भी है, रामायण भी है, हर समय शिक्षा लेते हैं। तो हम सनातनी जानते हैं क्या करना है। रामचरितमानस तो कहती है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन। दुनिया में वचन से ज्यादा, जुबान से ज्यादा किसी चीज का महत्व नहीं है। और ट्रम्प के लिए इस समय कोई चीज सबसे सस्ती है तो वो जुबान, जब चाहे जैसे चाहे हिला दो। किसी ने मुझसे कहा कि भाई ये तो यू टर्न लेते हैं, मैंने कहा यू नहीं, ये डब्ल्यू वाले टर्न लेते हैं, इनको खुद नहीं मालूम है कितने टर्न लेते हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की। टैरिफ वॉर के बीच लूला दा सिल्वा का आया फोन। सिल्वा ने ट्रंप से बातचीत का प्रस्ताव ठुकराया। ट्रंप से नहीं, मोदी से बात करूंगा, लूला दा सिल्वा। राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने फोन पर बातचीत की। ट्रंप ने ब्राजील पर भी लगाया है 50% का टैरिफ। ये टैरिफ उन लोगों को भी एकजुट करने का काम कर रहा है जो शायद जिनके बीच में कहीं कोई थोड़े बहुत डिफरेंसेस रहे होंगे, उनको भी ये टैरिफ वाली जो बात है ये एक साथ अमेरिका के विरुद्ध खड़ा कर रही है। मुझे लगता है सर कि क्या जिन लोगों ने ट्रंप को वोट दिया होगा, क्या वो पछता रहे होंगे? बिल्कुल पछता रहे हैं। आप देखिए ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग इस वक्त गैलप पोल के हिसाब से बहुत गिर गई। बहुत गिरी जब मैं कह रहा हूँ इट्स अबाउट 30%। तो ट्रंप के अपने समर्थक अब समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप अब जिस तरीके से दिख रहे हैं, आप उनके चेहरे का हाव भाव देख लीजिए, वो पुराने ट्रंप नहीं है। तो गैलप के ऊपर इन्होंने कोई टैरिफ तो नहीं लगा दिया? अब लगाएंगे। देखिए टैरिफ लगा उसने जो वहां का डेटा का इंचार्ज था, उसने इनको सही डेटा दिया। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि क्या ट्रंप खुद पर भी टैरिफ लगाएंगे इस बात के लिए कि वो रशिया से यूरेनियम क्यों खरीदते हैं? लगाएं टैरिफ अपने ऊपर भी, एग्जैक्टली लगाएं सैंक्शंस अपने ऊपर। यूरेनियम $7 बिलियन का जाता है वहां पर, तकरीबन $9 बिलियन का केवल खाद, जो कहते हैं ना, जो खाद जाती है, फर्टिलाइजर। तो ये तो चल रहा है वहां पर, पर बात उसकी नहीं है। मैं एक चीज बोलना अच्छा, ये डिसिल्वा साहब ने जब फोन किया हुआ प्रधानमंत्री से, क्या बात हुई होगी हमारे? सिंपल, पहले तो वहीं थे ना, अभी थोड़े दिन पहले तो ब्राजील गए थे प्रधानमंत्री साहब ब्रिक्स समिट में, और उस समय ना पुतिन थे ना तो शी जिनपिंग थे। उनकी सारी बातें हो चुकी। और देखिए भगवान जब करता है ना, संयोग ऐसा बनाता है। डोनाल्ड ट्रंप को एक भेज दिया, और जो चीज होना चाहिए, क्योंकि नियत की नीति है। ये आप ले लीजिए, ये निक्सन मोमेंट आ गया, इंदिरा गांधी निक्सन का एक मोमेंट आया था, राइट दिस मोमेंट। और जो प्रधानमंत्री की तीर निकलती है, टेरर एंड टॉक विल नॉट गो टुगेदर, वो देते हैं। 2016 में जो दिया, वो मोमेंट जो आया था निक्सन और इंदिरा के बीच में, वो मोमेंट इस वक्त आ गया है। हम लोग बात करेंगे, मैं आपके भान। तो आप जब इतिहास लिखा जाएगा तो जैसे निक्सन इज द वन कहा जाता है सर, अब ट्रंप इज द वन ये भी लिखा जाएगा। एक विश्लेषण और करना जरूरी है कि जो इन्होंने हमारे पर 50% ट्रम्प टैक्स लगाया है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। आइए थोड़ी सी ये भी बात कर लेते हैं। जल्दी से बताइए सर। तो जल्दी से बताने का ये है कि वो जो 50% ट्रम्प लगाया, मोस्टली लेदर गुड्स पे है, जेम एंड ज्वेलरी पे है, और उस टेक्सटाइल्स पे है, चावल पे है, चावल पे है। चावल तो खैर ये हमसे खुद ही रोगा के मांगेंगे, चावल की चिंता मत करिए। ये जो है ये सारे कुटीर उद्योग हैं, MSME वाले हैं एक तरीके से। और जो जॉब्स की क्राइसिस आएगी, जो सोची जा रही है, वो 1.2 करोड़ से ऐसे कोई जॉब्स की क्राइसिस आएगी, जो 12 मिलियन थी। इसको आप बफर कर सकते हैं। हमारे पास वो अस्त्र शस्त्र हैं जिससे हम इसको बफर कर सकते हैं, और वहां भी किया जाता है। ये ट्रम्प भी एक काम, इसको ट्रेड एडजस्टमेंट, ये रेगुलेटर पंखे का रेगुलेटर जैसे होता है, पहले 1 में चलाओ, 2 में चलाओ, 3, तो 25 से 50 अभी और रेगुलेटर जो घुमाएंगे वो, या यहीं रहेंगे? अगर इन्होंने और रेगुलेटर घुमाया तो ये डीरेगुलेट हो जाएंगे। अगर और ज्यादा भारत को दबाव में लेने के लिए रेगुलेटर घुमाया तो डीरेगुलेट हो जाएंगे, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। यहां जो कहा जाता है प्रतिशोध में, आप होता देखते हैं, मैंने कई बार देखा है। और गाजा को लेकर इजराइल का बहुत बड़ा फैसला, अगली खबर में देखिए। गाजा पट्टी को नक्शे में मिलाने का प्रस्ताव पास हो गया है। गाजा अब इजराइल का हिस्सा होगा। बॉर्डर पर बड़ी संख्या में IDF सैनिकों का जमावड़ा। मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग की तैयारी में इजराइल के सुरक्षा परिषद का बड़ा फैसला, गाजा को मिलाने वाले प्लान को मंजूरी। गाजा अब इजराइल का हिस्सा होगा सर। गाजा इजराइल का हिस्सा अब बन के रहेगा, क्योंकि मंजूरी मिल गई है। तो ये पहले सिर्फ नेतन्याहू का ये नहीं, तो ये क्या बाकी लोग हैंड्स डाउन जनरल सिन्हा इसको देखेंगे, या आपको लगता है कि ये मतलब कि इसमें कि फैसला लेने का केवल जो हक है वो इजराइल का था, उसने कर लिया, या इससे प्रॉब्लम बढ़ेगी? पूरे अरब देश इसके साथ में, ये आपको जान के, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, जैसे ये होगा 25% ही बाकी है ना, 25% में जैसे पाकिस्तान के लोग फोन करके भाईजान कम से कम उम्मा का ख्याल रखो।
वो क्या कह रहे हैं? देखिए, वो कहते हैं कि जो जो हमास है उसका सफाया हम करेंगे, ठीक है, दे आर रेडी मोर और लेस। आईडीएफ चीफ इसको अपोज कर रहे थे, मगर अब तो उनको करना पड़ेगा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का उनका अप्रूवल आ चुका है। देखिए क्या होने वाला है, जैसे वो क्या कह रहे हैं नीतियां, जैसे ये होगा जितने अरब देश के मल्टीनेशनल फोर्सेस आकर के वहां पर ही करेंगे, इसराइलीज नहीं रहेंगे, उनका ऑक्यूपेशन रहेगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है 20 लाख लोग हैं, 20 लाख को यदि आपको चाहिए तो, और धीरे धीरे देखिएगा ये इंडोनेशिया लेना चाहता है, जितने भी वहां के लोग हैं। ये सर ये जो गाजा पट्टी दुनिया भर में इतने दिनों से चर्चा में बनी हुई है, ये जो आपने बताया कि इसका अगर आप इलाका देखें तो बहुत कम है, और इसीलिए अगर चाहा जाता तो इसको डिफरेंटली भी शायद आईडीएफ इससे निपट सकता था, हालांकि उनका अपना तरीका था। लेकिन क्या अब ये गाजा पट्टी जिस इतिहास के लिए जानी गई है, अब इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला है या अभी इसमें वक्त लगेगा? देखिए 1967 में भी गाजा पट्टी में इजरायली शासन था, वो निकले। अब उसके बाद टोटल आबादी सिर्फ 20 लाख है जी। अब 20 लाख की जो आबादी है उसमें से ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड हो चुकी है जी, बहुत सारी। इसको थोड़ा क्लोज कीजिएगा, जिस जगह सर समझा रहे हैं उधर ले जाइए प्लीज। हाँ, तो यहाँ उत्तरी गाजा है, आप यहाँ तक राफा, ये राफा वाला एरिया है जो ये, और यहाँ से जो नॉर्थ गाजा है, ये आबादी पहले आपने देखा इन्होंने कहा कि आप नॉर्थ से साउथ चले जाइए, और फिर उनका आप इससे इजिप्ट चले जाइए, ये वाला एक वो बना था। इजिप्ट ने कहा कि हम आने नहीं देंगे, राफा बॉर्डर पे रोक दिया, ठीक है। अब सवाल है कि पुश कर दिया यहाँ तक, अगर आप इसका मैप देखेंगे जो बना हुआ है थोड़ा थोड़ा डॉटेड है, उसका मतलब ये है कि अब बहुत थोड़ी सी जगह 25% ही बच गई है जहां पर इनका अभी दबदबा नहीं है। मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ सर, आपने ये इसके बारे में एक बात और कही थी, आपने जैसे यूक्रेन का उदाहरण दिया था, आपने कहा था फ्रंट लाइन में जहाँ जो एरिया होंगे वो हमेशा अशांत रहेंगे। क्या ये जगह इस चीज के लिए अभिशप्त रहेगी या इसके दिन बदलने वाले? मैं जानता हूँ एब्सोल्युटली बदल जाए, आप ये लेके चलिए। इजराइल के ही लोगों ने इसके ऊपर में गलत किया था। अच्छा। पहले तो इजराइल का ही कब्जा था, इसमें थोड़ा इजिप्ट का रहा है, पहले इजिप्ट इसके पास में था 420, और ये 12 किलोमीटर का ये इलाका है। ठीक है, कैलिफोर्निया कॉरिडोर है, और यहाँ पर निट्रिजान कॉरिडोर इसने इन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा। इसके पर ये इलाका, यहाँ पर केवल 2 इलाका है, उत्तरी चक, यहाँ पर 2 जगह है। ये इलाका नहीं उनके पास में नहीं, तकरीबन यहाँ इसका ले लीजिए, ये इलाका, ठीक है, ये इलाका को जैसे ये लेंगे, 20 जो उनके ये है बचे हैं आउट ऑफ 50 हॉस्टेजेस हैं इस इलाके में, और उनकी हालत बहुत खराब है। ये यार आपने देखा होगा सोशल मीडिया में चल रहा है। ये महत्वपूर्ण फैसला है और इतिहास को बदलने वाला फैसला है जो इजराइल का। पूरा इतिहास ये इसी नोट पर अगली खबर देखिए, उधर ईरान ने परमाणु वैज्ञानिक समेत 2 को फांसी दे दी है। देश से गद्दारी के आरोप में इन दोनों को फांसी दी गई है। फ्लैश कीजिए, इजराइल तक पहुंचाई थी साथियों की जानकारी। अब सवाल यह है कि जरा पाकिस्तान को भी तो देख लीजिए, खामेनेई साहब क्या कर रहा है, वो मोसाद को हथियार दे रहा है, आप इनको फांसी दे रहे हैं। ये ठीक है, आपके यहाँ के ऐसे लोग हैं जिनको आप आसानी से, जिनके गिरेबान तक आपके हाथ पहुंच सकते हैं, आप इनको फांसी दे सकते हैं। हो सकता है आपके ऊपर ये प्रेशर हो कि आपको जल्दी से कुछ लोगों के साथ ऐसा करना है, वरना आपकी पब्लिक आपसे पूछेगी कि आप क्या एक्शन ले रहे हैं। हो सकता है इसमें कई बार आइडेंटिफिकेशन की भी प्रॉब्लम हो, लेकिन जरा पाकिस्तान को भी तो पहचान लीजिए। खामेनेई साहब, मैं गलत कह रहा हूँ क्या सर? तो सही कह रहे हैं दिनेश, ये किसको फांसी दी है? क्या कोई प्रक्रिया हुई उसके पीछे? कोई एस्टैब्लिशमेंट हुआ? कोई देयर वाज सम जूरी, देयर वाज सम एविडेंस, देयर वाज सम विटनेसेस? ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 आदमी पकड़े गए, उनके ऊपर शक हुआ, उनको आपने फांसी दे दी। ये जो ईरान की ऑप्टिक्स है, ये सिर्फ ऑप्टिक्स है, ये दिखाने के लिए कि बाकी लोग डर जाएं और जो नए इन्होंने लोग शामिल किए हैं वो मजबूत हो जाएं। ये सिर्फ सत्ता को दोबारा दिखाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जिस तरह की अंदर घुसपैठ हो चुकी है मुसाइद की, जो हमने देखा, जो पूरा 12 डेज का जो वॉर हुआ, अब खामनी साहब के सामने बहुत बड़ा किसी ने मेरे से ये कहा था, जनरल सिन्हा आप ये शायद बता पाएंगे, कि ये जिनको फांसी दे रहे हैं, हो सकता है वहाँ जो फांसी की रस्सी खींच रहा हो वो मोसाद का ही आदमी हो, और ये गलत आदमी को वहां पकड़ के लटका रहे हो। क्या ये बात हो सकती है सर? देखिए, होने के लिए तो हो सकती है जरूर, क्योंकि मोसाद का जिस तरीके से मोसाद जैसे ऑपरेट करता है। अब ये बताइए, पाकिस्तान के जरिए वो हथियार जा रहा है वहां, वो तो मुझे नहीं लगता है मोसाद को पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है उस रास्ते से, क्या पता सर, तो पाकिस्तान अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल जा रहा है, पाकिस्तान वाले शामिल हैं। ये जो बार-बार मोदी वहाँ चूरन खा रहे हैं ट्रम्प का भी चूरन ही है, वो जो चूरन खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? किसी भी आप जनरल को जो वहाँ का हेड ऑफ स्टेट नहीं है, उसको आप 2 बार बुला चुके हैं पिछले 2 महीने। ये कौन सी राजनीति है, कौन सी राजनीति है? और अपने आप को आप बिगेस्ट एंड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी